मित्रों, इस उपन्यास का क्षेत्रफल गुणांक आधार पर विस्तारित होता जा रहा है। मैंने रंजन बाबू के परिवार के भीतर ताक झांक करते हुए विद्रूपतापूर्ण आचरणों की खूब नंगाझोरी की है। आप पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप अपने पारिवारिक जीवन में ऐसे बुरे तत्वों को घुसने की इजाजत कभी नहीं देंगे। उपन्यास के 11वें अध्याय महाभिनिष्क्रमण में जब रंजन बाबू गृह त्याग करते हैं तो वे समाज के उच्चतर मूल्यों की रक्षा करने के लिए जीवन के एक नए पायदान पर कदम रखते हैं। देखिए इस अध्याय में क्या होता है। वाचन प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें खिड़कियों के रास्ते कमरे में दाखिल होती, रंजन बाबू उठ बैठते। वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते, अंगड़ाई लेते तथा बेहद मेहनत मशक्कत और तदबीर से स्वयं द्वारा रची गई किसी कविता की तरह अपनी कोठी को अलग अलग कोणों से कम 10 मिनट तक तो निहारते ही रहते, जो भोर की सुनहरी किरणों की आभा में ताजमहल से कहीं सुंदर जान पड़ती। तब उन्हें यह नहीं लगता कि अब वह उस कोठी का हिस्सा रहे ही नहीं। सुबह जागने के बाद अपनी कोठी को सांगो पांग देखने की उनकी यह दिनचर्या उतने साल ही पुरानी है जितने साल उन्हें इस सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए हो गए। आज सुबह जब उन्होंने अपना वही उपक्रम दोहराया तो अनायास बह निकले आंसुओं से उनके गाल गीले हो गए और आंसुओं की एक तरल धारा भीतर गले से नीचे भी बहती हुई सी लगी। वह कई बार की तरह इस बार भी कष्टकर ख्यालों में हो गए, पर आज पुराने दिनों में विचरण करने का अंदाज कुछ अलग ही था। आज उन्हें अपने ताजमहल को बनाने में किए गए हर संघर्ष और आई हर बाधा एवं विपत्ति उनके मनोबल को कुरेद रही थी। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति अचानक क्षीण होती जा रही है। कोठी की पहली मंजिल बैंक लोन से बनवाने के बाद दूसरी मंजिल का निर्माण उन्होंने बैंक से पर्सनल लोन और भविष्य निधि से एडवांस लेकर किया था। हाँ, कुछ दोस्तों से भी कस लिया था। इन सारे कर्जों को वह अपनी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने तक चुकाते रहे। वह फफक पड़े। एक अदद मकान को बनवाने में उन्होंने अपनी सारी खुशियों और चैन सुकून को ही गिरवी रख दिया था। उम्र से पहले अपने बाल सफेद कर डाले थे, दांत गिरा डाले थे और सेहत की ऐसी की तैसी कर डाली थी। तनख्वाह का 40% हिस्सा तो बैंकों और दोस्तों से लिए गए कर्ज को चुकता करने में ही निपट जाता था। बाकी का कोई 20% हिस्सा इनकम टैक्स अदा करने में चला जाता था। शेष बची हुई 40% तनख्वाह से वह गृहस्थी का खर्चा वर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और मेहमान नवाजी जैसे सुरसा के मुंह बाए जैसे खर्चीले मदों से निपटते थे। उस पर से पत्नी और बच्चों की लताड़। आखिर सारे रुपए कहाँ उड़ा डालते हो? जब तक रोहिणी जिंदा थी वह भी बात बात में फटकार लगाने से बाज नहीं आती थी। अजी, अब तो अपने माँ बाप और भाई बहनों पर फिजूल खर्ची बंद कर दो। उनका भुक्खड़ पेट कभी भी भरने वाला नहीं है। तुम जितना दोगे उन भिखारियों की भीख मांगने वाली छिपली उतनी ही बड़ी होती जाएगी। पर रंजन बाबू को पता है उन्होंने कोई 40 वर्ष पहले शादी के बाद से ही अपने माँ बाप और भाई बहनों को कितना पराया कर दिया है, गैरों से भी गैर बना दिया है। बस सारा ध्यान अपने बीवी बच्चों पर ही केंद्रित कर दिया था। बेशक परिवार को यहाँ तक लाने में उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े हैं, कितने यत्नपूर्वक बीवी बच्चों का पालन पोषण किया है। खुद के ऊपर उनका खर्चा ही क्या था, बस ऑफिस में 2 टाइम की चाय और ट्रेन बस का किराया। पैसे बचाने के लिए तो वह ज़्यादातर ऑफिस से रेलवे स्टेशन का 3 मील का रास्ता पैदल ही तय करके ट्रेन पकड़ने प्लेटफार्म पर पहुंचते थे। थोड़ी दूर के लिए उन्होंने बस या ऑटो रिक्शा वाले विरले ही कभी किया होगा। अगर स्टेशन पहुंचने से पहले
थक जाते थे तो स्वर्ण जयंती पार्क के घास के मैदान में 2 घड़ी सुस्ता लेते थे। वह अपनी कोठी को निहारते हुए भाव विवल हो गए और टींचते घुटनों को सहलाते हुए अपने कमरे में आ गए। पहले बिस्तर पर पड़ी सिलवटों को समेटा, फिर उस पर बैठ गए। तदनंतर बैंकों को चुन चुन कर गालियां देने लगे, जो उन जैसे जरूरतमंदों का सारा खून ब्याज के रूप में चूस लेते हैं। जितना मूलधन होता है उसका 1.5 गुना ब्याज के रूप में निचोड़ लेते हैं। वह अपने हाथों पर आई झुर्रियों को देखते हुए भुनभुना उठे। सरकार भी कितनी निर्दयी है, जो उन जैसे बाबुओं से भारी भरकम इनकम टैक्स वसूलती है, जबकि वह सेठ महाजनों, बनियों और कारोबारियों से बताओ टैक्स एक भी पैसा वसूलने का जोखिम नहीं उठाती है। यह जोखिम वह उठाए भी तो कैसे उठाए? ये सेठ बनिए तो जैसे उनके लाडले दामाद हों। हाँ, चुनावों के समय सियासी पार्टियां इन्हीं महाजनों और कारोबारियों से पैसे लेकर चुनाव लड़ने का भारी भरकम खर्चा उठाती हैं। बदले में सत्ता में आते ही उनके लिए रियायतों का जखीरा खोल देती हैं। हाँ भाई, हमने अपनी आंखें तुम्हारी तरफ से मूंद ली हैं। अब हम जब तक सिंहासन पर विराजमान हैं, तुम जनता को जितना लूट खसोट सकते हो लूट खसोट लो। बहरहाल घंटा घर के अग्रवाल समोसे वाले की कमाई तो देखिए। रोज कम से कम 50,000 का मुनाफा तो कमाता ही होगा वह। लेकिन टैक्स के रूप में वह सरकार को क्या देता होगा? बस खींच निपोर कर ठेंगा दिखा देता होगा। गुड़ मंडी के कोने वाले दुकानदार की आमदनी रोजाना 1 लाख से कम क्या होगी? उसे हर हफ्ते बोरे में 8-10 लाख रुपए लेकर घंटा घर वाले बड़ौदा बैंक में जमा करते हुए देखा है। हाँ, रंजन बाबू ने अपनी आंखों से कई बार उसे वहां मोटी रकम जमा करते हुए देखा है, जबकि वह गृहस्थी के तेल फुलेल खरीदने के लिए उसी बैंक से 1,000-2,000 निकालने जाते थे। आज भी इस बनिए को ग्राहकों के सामने सरकारी बाबुओं की 1 लाख बुराई करते हुए सुना जा सकता है, जबकि आलम यह है कि सरकारी दफ्तरों में बेतहाशा छटनी होने और नई भर्तियां न होने के चलते कर्मचारियों की इतनी ही किल्लत पड़ गई है, जितनी कि हर साल सितंबर माह से प्याज लहसुन की किल्लत शुरू हो जाती है। एक एक कर्मचारी 4-4 बाबुओं के बराबर काम करने को, अन्यथा आत्महत्या करने को मजबूर है। रिटायरमेंट के बाद तो वह फंड में जमा पूंजी को बाल बच्चों के शादी ब्याह में खर्च कर देता है। बुढ़ापे के लिए उसके पास क्या बचता है? बस बाबा जी का ठुल्लू। रंजन बाबू जैसे ही बिस्तरे पर लेटकर बंद आंख अतीत के झरोखों से कुछ और देखने का मन बना रहे थे कि उन्हें लगा कि सोकर उठने के बाद उनके जिस्म को कुछ चीजों की तलब सी लगी हुई है। उन्होंने बिना समय खोए दांत ब्रश किया, फिर सुराही से एक गिलास पानी निकालकर जैसे ही एक घूंट हलक के नीचे उतारी, उन्हें कुछ याद आया। नीने मुंह खराई मार जाएगी। तब एक ग्लूकोज बिस्कुट का पैकेट निकाला, फिर बचत करने की अपनी पुरानी आदत के चलते उसे वापस पैकेट में रख दिया। तदनंतर डिब्बे में रखे गुड़ की एक डली निकाली, जिसे मुंह में डालते हुए गिलास का सारा पानी गले से नीचे उतार दिया। फिर यह बड़बड़ाते हुए कि बढ़ने दो शुगर का लेवल, जितनी जल्दी रोहिणी के पास पहुंच जाऊं उतना ही अच्छा होगा। रात को सोते वक्त कुर्ते से टूटकर निकले बटन को टाँकने के लिए चश्मा टटोलने लगे, जिसे उन्होंने अंदर जाते समय कहीं रख दिया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अरे, मैं तो चश्मे पर ही बैठा हुआ हूँ। वह सहम उठे कि कहीं चश्मा टूट तो नहीं गया है, पर चश्मा साबुत था। बस 70 से 45 किलो हो गए बदन के बोझ से कमानी सिर्फ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, जिसे उन्होंने यह भुनभुनाते हुए कि दिल्ली के गफ्फार मार्केट से 45 रुपए में 2 साल पहले खरीदा गया यह चाइनीज चश्मा सचमुच कितना मजबूत है, आहिस्ता से ऐंठ कर सीधा किया। फिर उसे दोनों कमानी से बंधी हुई डोरी के जरिए गले में माला की तरह पहन लिया। वह सोचने लगे, हमें तो चीनी वस्तुओं का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके सस्ते सामानों की स्पर्धा में हमारे देशी सामान भी सस्ते हो गए हैं।
अन्यथा मामूली इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी यहाँ इतने महंगे मिलते थे कि आम आदमी उन्हें खरीदने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता था। अब तो गरीब से गरीब आदमी भी अपने शौक पूरे करने की जरूरत कर सकता है। ऐसे हैं इस देश के बेईमान उत्पादक जो फटे हाल जनता से अपने उत्पादों के लिए 20 गुना कीमत वसूलते हैं। वरना क्या मजाल कि सस्ते चीनी उत्पाद यहाँ के बाजार में हावी हो जाते। रंजन बाबू कोई 10 मिनट से सुई में धागा डालने की कोशिश में लगे हुए थे, पर अभी तक वह इस अभियान में फतह नहीं कर पाए थे। आखिरकार उन्हें शिकस्त ही मिली और उन्होंने बटन के बजाय सेफ्टी पिन से ही काम चलाया। तभी काम वाली मन्नी बाई द्वारा आकर स्टूल पर चाय रखे जाने से उनका ध्यान भंग हुआ। वह बड़बड़ा उठे, चलो गुड़ से नाश्ता तो कर ही लिया है, अब चाय भी पी लेते हैं। चाय की पहली घूंट सिप करते ही उन्होंने ऐसे मुंह बिचकाया जैसे कि वह फटे दूध का बसियाया छाछ पी रहे हों। फिर उन्होंने कप के भीतर गौर से देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। तब उन्होंने उठकर दरवाजे से आसन्न गमले में कप की सारी चाय उड़ेल दी। फिर गले में लटकते हुए ऐनक को आंखों पर चढ़ाया और जैसे ही कप के भीतर नजर डाली तो वह बिलबिला उठे, अरे कप में तो मरा हुआ काकरोच चिपका हुआ है। कैसा जमाना आ गया है कि बहुओं ने मेरी औकात का मटिया मेढी कर डाला है और बेटों को इस बुढ़े का कभी ख्याल ही नहीं आता कि उनका बाप क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। अब बाहर से आई हुई बहुओं में वो भावनात्मक लगाव तो रहता नहीं जो अपने सगे बच्चों में रहता है। वे तो बाप के ही खून पसीने से सींचे गए बेटों को गैर बना देती हैं। बेटे भी इतने मतलबी कि वे अपनी बीवियों के पालतू कुत्ते की तरह उसकी मनमर्जी के खिलाफ कुछ भी करने का दुस्साहस नहीं जुटा पाते। वह गुस्से में कोठी की सीढ़ियां चढ़ते हुए चिल्लाना चाह रहे थे कि अरे बड़ी बहू, मुझे चाय भेजने से पहले कप को साफ तो कर लिया होता। अपने कुत्ते का बर्तन और बिस्तरा तो रोज साफ करती हो, क्या मेरी हैसियत उस कुत्ते से भी ज्यादा गिरी पड़ी है? किंतु दुखते घुटनों से आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह मायूस होकर वापस कमरे में आ गए। मेरी क्या औकात कि मैं बहू को डांट लगाऊं, उल्टे वह मुझसे गाली गलौज पर उतारू हो जाएगी। पत्नी की असामयिक मौत के बाद वह मुश्किल से 3 साल ही अपने बहू बेटों के साथ रह पाए थे। बहुओं ने तो उन्हें सारे हिकमत लगाकर आखिरकार इस सर्वेंट क्वार्टर में निपटा दिया था। शुरू शुरू में बड़ी बहू सविता ने यह कहते हुए कि बाबूजी, यहाँ आपको बच्चों के शोरगुल से निजात मिलेगी, उन्हें कोठी के स्टोर रूम में रहने के लिए डाल दिया था। लेकिन छोटी बहू नीता को उनका वहां रहना भी रास में नहीं आया। उसने अपनी जेठानी से शिकायत की, दीदी आपने बाबूजी को स्टोर रूम में क्यों डाल दिया है? उसका दरवाजा मेरे बेडरूम से लगता है और जब बूढ़ो खांसते हैं तो मेरे चैन सुकून पर ग्रहण लग जाता है। तब सविता ने कहा, अभी बुढ़ऊ को वहां कुछ दिन रहने दो, देखो मैं कैसे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। जेठानी के आश्वासन पर नीता चुप तो हो गई, लेकिन वह जल्दी से जल्दी बाबूजी को स्टोर रूम से दूर भेजने की हिकमत में लग गई। फिर एक दिन उसने अपने पति सुरेंद्र से कहा, देखो जी, जब मेरा बेडरूम खुला रहता है तो बाबूजी के स्टोर रूम से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, यहाँ तक कि मेरा बेडरूम पर सोना और उठकर कपड़े बदलना भी। तब सुरेंद्र ने मुंह बिचका दिया, तो क्या हुआ, बाबूजी बूढ़े हैं और दिल के मरीज भी, और तुम तो उनकी बेटी समान हो। उसके बाद नीता तुनक कर बोल उठी, बहुत देखा है ऐसे बुढ़ों को जो लड़कियों और जवान औरतों को घूर घूर कर देखते रहते हैं। उसकी इस बात पर पहले तो सुरेंद्र ने उसे आंखें तरेड़ कर देखा, फिर स्टोर रूम में बाबूजी को देखा, जो वास्तव में उन दोनों की बातें बड़े स्नेह भाव से सुनते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब सुरेंद्र ने नीता से कहा, अपने बेडरूम का पर्दा लगा रहने दिया करो। सुरेंद्र की प्रतिक्रिया से नीता को लगा कि उसके दिमाग में शक का कीड़ा डालकर बाबूजी को स्टोर रूम से खदेड़ा जा सकता है। तब मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि एक दिन नीता ने सुरेंद्र से कहा,
अजी सुनते हो, एक दिन मैं बेडरूम में कपड़े बदल रही थी तो अचानक बाबूजी अंदर आ गए। आखिर उनकी मंशा क्या है? उस दिन भी जब दोनों यह बातचीत कर रहे थे तो बाबूजी सामने बेड पर बैठे उन दोनों को ही देखकर आत्मीयतापूर्वक मुस्कुरा रहे थे। तब सुरेंद्र सीधे बड़े भाई धीरेन्द्र के पास चला गया। थोड़ी देर बाद धीरेन्द्र के साथ वापस आया तो बाबूजी को आवाज लगाई, बाबूजी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं और भाई साहब दोनों आपके कमरे के बाहर खड़े हैं। जब बाबूजी स्टोर रूम से बाहर निकले तो धीरेन्द्र बोल उठा, बाबूजी, आपके रहने का सारा बंदोबस्त हम लोगों ने बाहर सर्वेंट रूम में कर दिया है। यहाँ हमें लगता है कि आपको तकलीफ होती है। बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि आपको ठीक ठीक नींद भी नहीं आ पाती है। तब उन्होंने कहा, अरे धीरू, इस बारे में मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। और मुझे तो बच्चे प्रिय हैं। हाँ, उनका शोरगुल भी, उनका मस्ती करना और मुझे चिढ़ाना और तंग करना भी, भला उनके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा। तभी नीता भी आ गई और बीच में ही बोल पड़ी, अब हम सब आपके भले के लिए सोच रहे हैं तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। आप सर्वेंट रूम में क्यों नहीं चले जाते? बड़ी बहू सविता भी बाबूजी के खिलाफ जिहाद में शामिल होते हुए बोल पड़ी, अब बाबूजी, आप उम्र दराज हो गए हैं और आपको गृहस्थी के लफड़े और परिवार के भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए। बाहर सर्वेंट रूम में शांति और सुकून मिलेगा। मजे से भजन कीर्तन गा सकेंगे। हाँ, एकांत में बढ़िया दिन गुजरेंगे। आबो हवा भी वहाँ की साफ सुथरी है। फिर हम और हमारे बच्चे तो आपसे दूर जा नहीं रहे हैं। बेहतर होगा कि आप वहीं चले जाएं। इसमें हमारा, आपका और सबका भला है। सुरेंद्र भी बाबूजी को बोलने का मौका न देते हुए बोल पड़ा, बाबूजी, मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहने में कोई खास दिलचस्पी है। आपको जितनी दिलचस्पी बच्चों में नहीं है उतनी दिलचस्पी तो अपनी बहुओं में है। आप अगर सीधे तौर पर सर्वेंट रूप में नहीं जाना चाहते तो आपके साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उस वक्त रंजन बाबू पर क्या बीती होगी यह बताना इतना आसान नहीं है। उनका रोआ रोआ कलप उठा था। घर में उन्हें लांछित करते हुए अपने ही घर से बेघर करने की जो साजिश चल रही थी वह सचमुच उनके लिए असह्य थी। बहरहाल बहू बेटों के सामने वह बेजबान से कुछ पल सोचते रहे, फिर खुद चलते हुए सर्वेंट रूम में आ गए। पर एक दिन उन्होंने धीरेन्द्र को बुलाकर कहा, धीरू, मेरे दोस्तों में से शर्मा जी, सिन्हा जी और प्रताप जी या कोई भी आए तो उन्हें बाहर से ही लौटा देना और यह बता देना कि मैं तुम्हारे चाचा के यहाँ स्थायी रूप से रहने चला गया हूँ। क्योंकि जब वे मुझे इस सर्वेंट रूम में रहते हुए देखेंगे तो इससे तुम लोगों की ही बदनामी होगी। उन्हें मैंने बता रखा है कि मेरे बहू बेटे बड़े लायक हैं, जो मुझे मेरे बुढ़ापे में अपने कलेजे से लगाकर रखते हैं। इस पर भाव शून्य सा धीरेन्द्र बोल उठा, आप चिंता न करें। शर्मा जी तो पिछले सोमवार को और प्रताप अंकल कल ही आए थे, जिन्हें हमने बहाने से बाहर से ही टरका दिया था। बीती बातें सोचते हुए वह सीढ़ियों से उतरकर कमरे में आ गए और स्टूल को तनिक झाड़ पोंछ कर उस पर बैठ गए। उन्होंने यह भी परवाह नहीं की कि स्टूल पर निकली कील उन्हें चुभ भी सकती है, जिससे टेटनस हो सकता है। चुनांचे वह जरूरत से ज्यादा ख्यालों में खोए रहना चाह रहे थे। हाँ, वो ऑफिस के भी क्या दिन थे। अपने काम में निपुणता के जरिए अपने अफसरों की निगाहों में उनकी बड़ी इज्जत थी। दोस्त यार भी उनके मुरीद थे, क्योंकि उनका स्वभाव ही था उनकी हर प्रकार से मदद करना और ख़ास तौर से ऑफिस के काम में। नंदिता के साथ भी उनकी खूब छनती थी। इसका एक कारण तो यह था कि वह हैंडीकैप थी और उसका मनोबल बेहद गिरा हुआ था। अफसर भी उससे किनारा करना चाहते थे। दरअसल ऑफिस में उसी महिला को अफसर ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो बनी ठनी और खूबसूरत हों, भले ही उसके लाख नाज नखरे उठाने पड़े। रंजन बाबू ने उसे फाइल वर्क सिखाया, नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी सिखाई और अपने कुलीग एवं अफसर से पेश आने का सलीका भी बताया। उनके ही बदौलत नंदिता ने ऑफिस में मान सम्मान और बेहतर जीवन शैली हासिल की। इसके अलावा जिस दूसरे व्यक्ति से उनकी अंतरंगता स्थापित हुई वह एक चपरासी थी, सुजाता।
जब रंजन बाबू प्रमोशन के बाद अफसर बने तो सुजाता उनकी हर बात का ख्याल रखती थी तो वह मामूली सी औरत, पर उसके भीतर भावनात्मक बोध उफान लेता था। जब उसे रंजन बाबू के विधुर होने के बारे में पता चला तो वह उनके प्रति और भी हमदर्द हो गई। शायद उसका अंदाजा सही था कि उनके बहू बेटे उनका ठीक ठाक देखभाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कपड़े सलीके से प्रेस किए हुए नहीं होते थे। लंच के लिए कैंटीन से ही खाना मंगाकर खाते थे और अपने तौलिए तथा रुमाल सुजाता को ही साफ करने के लिए देते थे। शाम को ऑफिस से घर लौटते समय वह उसी से कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान भी मंगवा लेते थे। एक दिन सुजाता ने पूछ भी लिया था, सर जी, ये खाने पीने का गरिष्ठ मसालेदार सामान आप घर क्यों ले जाते हैं? बहुएं तो आपकी हर इच्छा पूरी करती ही होंगी। उस वक्त उनकी आंखें नम हो गई थी। तब सुजाता ने फिर कहा, मैं समझ गई सर जी, मैं समझ गई सर जी। आजकल की बहुएं पत्थर की बुत होती हैं और बेटे उनके हुक्म के गुलाम। अपने बेटों के खून का रंग अब हम बूढ़ों के खून के रंग से कहाँ मिलता है। अतीत की यादों में खोए खोए दिन के कोई 11 बज गए। वह खुद से भुनभुना उठे, रंजन बाबू, अब छोड़ो भी दीवा स्वप्न देखना। देखो कितनी जोर से भूख लग रही है। अब बिस्कुट खाने से पेट तो भरने से रहा। उन्होंने तपती धूप में बाहर निकलकर कोठी की ओर देखा कि शायद बहुएं उनके लिए कुछ खाना भेज दें, पर उन्हें ताज्जुब हुआ कि धीरेन्द्र सुरेंद्र दोनों बहुएं और बच्चे कहीं जाने की तैयारी में हैं। तभी काम वाली मन्नी बाई ने झाड़ू पोछा से निपट चुकने के बाद घर जाते हुए उनके पास आकर बोली, बाबूजी, आज आपके नसीब में खाना नहीं है। सभी पिक्चर देखने जा रहे हैं और शाम को देर से लौटेंगे। उधर से वे होटल में खाते हुए आएंगे। आप कहें तो मैं आपके लिए अपने घर से 2 रोटी बनाकर भिजवा दूं। आपके लाडलों को आपका तनिक भी ख्याल कहाँ रहता है। उन्होंने एक कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं मन्नी, मेरे पास खाने को काफी सामान है। मैं गाढ़े वक्त के लिए बंदोबस्त रखता हूं। मन्नी बाई को बाबूजी की हालत पर तरस आ जाती थी। वह तो बाबूजी की अतिरिक्त खिदमत भी करना चाहती थी, पर उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि वह उनके मुंह लगने, उनसे जरूरत से ज्यादा बातचीत करने और उनकी हर मांग को पूरा करने की गुस्ताखी न किया करे, अन्यथा उसे काम से निकाल दिया जाएगा। जाते जाते मन्नी भाई ने उन्हें बड़ी आत्मीयता और बेचारगी से देखा। वह भी उसे कातर निगाहों से देखते हुए झेप से गए। एक नौकरानी जो जरूरत से ज्यादा समझदार थी के सामने उनकी औकात न के बराबर हो गई है। अच्छा ही है जो उसे उनकी किसी बात को पूरा न करने की हिदायत दी गई है, अन्यथा वह अपनी ही नजर में गिर जाते। बहरहाल ग्लूकोज बिस्कुट उनके काम आ गया। उन्होंने चंद बिस्कुट खाकर सुराही से गिलास में पानी उड़ेला और सारा पानी एक ही बार में गटक लिया। बहू बेटों ने उन्हें जाते समय नजर फेर करके भी नहीं देखा, जबकि उनके बच्चे उन्हें बाय करने जा रहे थे कि तभी बहुओं ने उन्हें आंख तरेड़ते हुए देर न करने का आदेश पारित कर दिया। रंजन बाबू की दिली इच्छा थी कि वह उनकी अनुपस्थिति में अपनी कोठी के भीतर जाएं और हर कमरे और हर हिस्से का जायजा लें, पर कोठी का दरवाजा तो भुनासी ताले से बंद था। हाँ, महीने नहीं कई साल हो गए हैं उन्हें कोठी में कदम रखे हुए। एक आध बार वह अपनी इच्छा को लगाम नहीं दे पाए थे और अंदर घुसते ही चले आए तो बड़ी या छोटी बहू सामने आ गई, यह पूछते हुए, हाँ हाँ, क्या चाहिए आपको। फिर वे उनका रास्ता घेर कर कुछ इस तरह खड़ी हो गई जैसे कि जमादार के आगे वे बड़े परहेजी ढंग से खड़ी हो जाती हैं। तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा अफसोस होता। अरे क्या अब मेरी गिनती अछूत के रूप में होने लगी है। वह यह भी नहीं कह पाते कि न तो मुझे टीबी हुई है, न ही कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसका छूत तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को लग जाएगा। आखिर मैं ही इस घर का मालिक हूं। सभी के जाने के बाद जब वह कोठी के सामने मुखातिब हुए तो उन्हें लगा कि वह उन पर ठठा कर हंस रहा है। तब वह पागलों की भांति चीख उठे, अब तुझे भी मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है। मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहा है। देख, जब मैं नहीं रहूंगा तो तेरी हालत पर कोई ध्यान देने वाला ना होगा।
तब तू मेरी ही तरह बेसहारा, बदहाल और अनाथ हो जाएगा। तुझे मैंने ही इतना सजाया संवारा है और बाप जैसा प्यार दिया है। बहू बेटों को तो तेरी कोई चिंता ही नहीं है। फिर वह अपना माथा पीटते हुए बड़बड़ाने लगे, क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं जो एक बेजबान से बतिया रहा हूं? उन्होंने जो चंद बिस्कुट खाए थे उनसे उनकी भूख कहाँ मिटने वाली थी। वह कमरे में गए और इधर उधर कुछ टटोला। तभी उनके हाथ पुरानी नमकीन की एक पैकेट लग गई। उन्होंने झट पैकेट फाड़ा और मुट्ठी भर नमकीन मुंह में डाल लिया। पर उनका जी मतला उठा, अरे मैं क्या खा रहा हूँ, सारी नमकीन घुनियाई हुई है। उन्होंने झट कुल्ला करके मुंह साफ किया, तो भी काफी देर तक जी मतलाता रहा। तब वह कोने में स्थापित मंदिर और उसमें प्रतिष्ठापित देव प्रतिमाओं के आगे आकर बैठ गए, कुछ शिकायत करने की गरज से। कुछ पल बैठे रहे, फिर बड़बड़ा उठे, तू तो एक मुद्दत से यहाँ खामोश बैठा हुआ है, मेरी हालत देखकर भी तू कुछ नहीं कर पा रहा है। तदनंतर वह वहां से उठकर क्यारियों में लगे फूल पौधों के इर्द गिर्द घूमने लगे। खामोश तो रह नहीं सके। बुढ़ापे का यही सबसे बड़ा रोग है कि इस उम्र में आदमी या तो खुद से बातें करता है या पेड़ पौधों से। वह फुसफुसा उठे, बताया जाता है कि प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति की चीजों की देखभाल करने वालों को बुरा समय कभी नहीं देखना पड़ता। मैंने तो अपने बलबूते पर पानी बचाया, हवा प्रदूषित होने नहीं दी, पेड़ पौधे उगाए और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। पर अब मुझे सींचने और पालने पोसने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। वह वापस कमरे में आए तो शाम ढल चुकी थी और सूरज बदली की घूंघट में से कभी अपना सिर निकाल लेता था तो कभी छुपा लेता था। रंजन बाबू सूरज की इस खेल को देखकर जी बहला रहे थे कि तभी मेन गेट पर किसी ने बेल बजाकर उन्हें बेचैन कर दिया। शायद मन्नी बाई को मेरा ख्याल आया हो और वह मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आई हो। वह धनुष के आकार में अकड़े हुए घुटनों को अपने जिस्म को घसीटते हुए गेट तक आए और बड़ी जिज्ञासा से गेट खोला। पर सामने एक हट्टे कट्टे नौजवान को देख सकपका से गए। वह नौजवान किसी लाग लपेट और दुआ सलाम के बिना गेट से अंदर घुसते हुए जबरन सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हो गया और निगाहें घुमाते हुए कमरे का जायजा लेने लगा। साथ ही वह बड़बड़ा भी उठा, बुढ़े तू कब से साहब की नौकरी चाकरी कर रहा है? रंजन बाबू उसके बदतमीज बर्ताव के कारण चुप ही रहे, पर वह हट्टा कट्टा नौजवान अपनी जबान कैंची की तरह चलाने से बाज नहीं आ रहा था। बुढ़े मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? उसके तू तपड़ से रंजन बाबू के कान गुस्से से लाल हो गए, पर वह गुस्से को थूक के साथ घूंटते हुए बोले, यही कोई 4-1 साल से। तुझे कितना पगार मिलता है रे बुढ़े? अखड़ी हरियाणवी लहजे में उसने फिर सवाल किया तो रंजन बाबू मन ही मन सोचने लगे, गंदे संस्कारों में पले बड़े इस बदतमीज की बातें अब मुझसे बर्दाश्त होने वाली नहीं है। लेकिन गुस्से को जबरन लगाम दी। तब उन्होंने फिर थूक निकला और खुद उससे सवाल कर बैठे, तुम मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया है कि तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। नौजवान सीना अकड़ाते हुए तैश में आ गया, कोठी के साहब जी ने मुझे अपना ड्राइवर तैनात किया है और आज शाम से ही मुझे बुला रखा है। उसने कंधे से लटकते हुए भारी बैग को कमरे में एक किनारे रखा। रंजन बाबू को उसकी सारी बातें समझ में आने लगी। वह नौजवान मुझे सर्वेंट क्वार्टर में देखकर मुझे नौकर ही समझ रहा है। यूं भी मेरी हालत किस नौकर से अच्छी है, लिहाजा अब मुझे इसके साथ इसी सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। उनकी आंखों के आगे पल भर को अंधेरा सा छा गया। वह कुछ देर तक विचारों में खोए रहे, फिर अचानक एक निश्चयात्मक भाव से स्वयं को संयमित किया। तदनंतर वह मुस्कुराते हुए बोल उठे, हाँ लौंडे, आज तुम्हारे साहब ने मुझे नौकरी से जवाब दे दिया है। मुझे भी एक दूसरी कोठी में गार्ड की बढ़िया नौकरी मिल गई है। यहाँ से ज़्यादा पगार भी तय हो गया है। बस थोड़ी देर तुम बाहर और ठहरो, मैं झटपट यह सर्वेंट क्वार्टर खाली करने जा रहा हूँ।
जब तक नौजवान बाहर निकलकर लान में इंतजार करता रहा, रंजन बाबू ने कुछ जरूरी सामान असबाब इकट्ठे किए और कोई आधे घंटे से पहले ही एक अटैची और एक बेड होल्डर घसीटते हुए बाहर आ गए। उन्होंने लान में चहलकदमी कर रहे नौजवान के हाथ में मेन गेट की चाबी थमाई और बोल उठे, जब तुम्हारे साहब जी आए तो उनसे मेरा आखिरी दुआ सलाम कहना, और यह भी कहना कि अगर इस नाचीज नौकर से उनके या उनकी बीवी बच्चों से कोई बदसलूकी हो गई हो तो उसे माफ कर देना। बोलते बोलते उनका गला भर आया और आंखों के कोरे नम हो गए, पर मन में गुस्से का गुबार भरा हुआ था। फिर वह अटैची और होल्डर घसीटते हुए गेट से बाहर आ गए। उन्होंने पलटकर अपनी कोठी को देखा। नौजवान तो गेट बंद करके सर्वेंट क्वार्टर में काबिज हो चुका था। शायद उसने शराब की बोतल खोली होगी और छक कर पी होगी, क्योंकि उन्होंने उसके बैग में रम की बोतल देख ली थी, जिसे पीने की बेताबी साफ उसके चेहरे पर झलक रही थी। उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर अपनी कोठी को बड़ी गहरियत से देखा। आंसुओं को निर्ममता पूर्वक आंखों से छलकने नहीं दिया। फिर जोर से आग थूक करते हुए गेट पर थूक का एक कतरा उगल दिया। मित्रों, अभी तक तो उपन्यास का कथानक एक परिवार तक ही सिमटा हुआ था। अब रंजन बाबू द्वारा गृह परित्याग किए जाने के बाद आप चौरस सामाजिक परिवेश में प्रवेश करेंगे। लिहाजा आप रंजन बाबू के इस महाभिनिष्क्रमण के बाद उनके घर वालों की अनैतिक और अमानवीय प्रतिक्रियाओं से अगले अध्याय में अवगत होंगे। अगले अध्याय अर्थात सौगात का वाचन अगले वीडियो में सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद।